हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो कैसे हैं आप, मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है यूट्यूब के थ्रू। जहां पे भी आप जा रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है, जो कुछ भी कर रखा है आपने, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। राइट, सबसे पहले हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आज का टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्कोर मोर देन 45 मार्क्स इन दी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। अब देखिए, जो पहले एग्जाम कंडक्ट कराती थी एजेंसी, दैट वाज टीसीएस, और अभी जब से एजीक्यूटी आई है तब से तो बिल्कुल हाय तौबा मच गया है कि भाई अब की बार का जो इंग्लिश का पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ था। चाहे वो टीयर 1 कराओ, चाहे वो टीयर 2 कराओ, आप जिस भी बच्चे से पूछोगे वो बोलेगा कि कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे थे, वोकैबुलरी में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे थे, बिल्कुल धुआं धुआं हो गया, हवाइयां उड़ गई, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर मैं आपके लिए डिटेल स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूं जिसके हेल्प से आप ये समझ पाएंगे कि आप आने वाले पेपर में एसएससी सीजीएल 2026 जितने भी एसएससी की होने वाली एक परीक्षाएं हैं उसमें आप प्री में कैसे मोर देन 45 प्लस 45 से अधिक स्कोर कैसे कर सकते हैं आउट ऑफ 50। मैंने एसएससी सीजीएल के प्री में 47.5 मार्क्स, मैंने खुद प्री में 47.5 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, 47.5, और 48 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। और इसके अलावा मैंने मेंस में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर किया हुआ है। तो मुझे पता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं। राइट, आई हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी इन विच आई हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क, और मुझे ये भी पता है कि कहां कहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सेशन को डिजाइन करने के लिए मैंने कल रात बैठ करके घंटों लगाए और उसका निचोड़ मैं आपको देने आया हूं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप कैसे एसएससी सीजीएल के प्री में आराम से कम 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मार्क्स ये स्कोर करने हैं। तो देखिए, अभी जो पैटर्न है, बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चीज करने जा रहे हो तो सबसे पहले एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बिना स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो उसका कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक बार अब्राहम लिंकन की एक बहुत ही फेमस कोट है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आप मुझे 6 घंटा दोगे किसी पेड़ को काटने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब्राहम लिंकन ने यह कहा था कि अगर आप मुझे 6 घंटा दोगे किसी पेड़ को काटने के लिए, तो उसमें से ऐसा नहीं कि मैं 6 के 6 घंटे जाके पेड़ काटने लग जाऊंगा, तो पागल लोग करते हैं। अब्राहम लिंकन का कहना था कि अगर आप मुझे 6 घंटे दोगे पेड़ काटने के लिए, तो उसमें से मैं 4 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको तराशने में लगाऊंगा। ये होती है स्ट्रैटेजी, आप समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इस एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो उसके एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। तो इस बार के पैटर्न के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या वैरायटी थी, ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ग्रामर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस, लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आए हुए थे। वोकैबुलरी की अगर आप बात करेंगे तो वोकैबुलरी में 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। डिफिकल्टी लेवल थी, जो कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते थे उनकी तुलना में जो डिफिकल्टी थी वो निश्चित ही रूप से डिफिकल्ट थी, बहुत हाई थी। पर वो चीज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। वोकैबुलरी के 5 से 6 क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो यहां से भी लगभग 5 क्वेश्चंस आए हुए थे हर एक पेपर में। पैराजम्बल्स के 2 से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, और मिसलेनियस में इस बार होमोनिम बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो वो मैंने मिसलेनियस में यहां पर डाला हुआ है आप लोगों के लिए। तो लगभग लगभग मोटा मोटी लगभग आप अगर इसको काउंट करेंगे तो 25 क्वेश्चंस हो जाते हैं। लगभग 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश सेक्शन में आते हैं। राइट, और अगर आपको 45 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि मिनिमम आपके लगभग 23 क्वेश्चंस, जो 23 क्वेश्चंस है वो तो करेक्ट होगी। अगर आपने 23 क्वेश्चन नहीं करेक्ट किए तो भूल ही जाइए, है ना। इतने तो मिनिमम करेक्ट होने ही चाहिए। और अगर आपने मान लीजिए कि 25 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से आप रिस्क ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस के गलत होने का। अगर 1 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो भूल ही जाइए कि 45 मोर देन 45 यू वुड बी एबल टू स्कोर। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी हमने डिस्कस किया कि एग्जाम का पैटर्न क्या था। अभी हम लोगों ने यह समझ लिया कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो जो थी टीसीएस कंडक्ट कराती थी सर, अब की बार तो एडिक्विटी आ गई है।
और जब जब एग्जाम के बाहर से आपने बच्चों का हाल देखा होगा, अब सारे बच्चे जो एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ रहे थे वो यही बोल रहे थे कि सर अब की बार तो जो इंग्लिश का सेक्शन है उसने बिल्कुल रुला दिया, बिल्कुल जितनी भी प्रिपरेशन की उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? उस पैटर्न को, उस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्या था इस बार कि बच्चों के बिल्कुल आंसू निकल गए अंग्रेजी के सेक्शन में। ऐसा क्या हुआ था? तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो पहले जो टीसीएस बेस्ड पैटर्न होता था उसमें जो क्वेश्चन था दैट वाज, उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते थे वो बहुत ही बेसिक्स आते थे, बहुत ही बेसिक लेवल के आते थे। आपने किताब उठाई, जो भी बुक्स आप फॉलो करते होंगे, मैं ये किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, और जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस आते थे पहले। पर इस बार क्या हुआ है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से डिफरेंट आए। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी जो रहे हैं वो बहुत ही रेयर किस्म के आए। ऐसी ऐसी वोकैबुलरी सुनने में आई है जो आपने कभी किसी जनरली जो बुक आप फॉलो करते थे उसमें कहीं आपने सुनी भी नहीं होगी, राइट? तो उन वोकैबुलरी को कैसे कवर करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी समझते हैं कि क्या डिफरेंस था टीसीएस की ईरा में जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस होता था और जो आज के समय में जो आज के समय में जो एडिक्विटी के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आए थे उनमें क्या डिफरेंस है। अब बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर भी मैकेनिकल होती थी। आप क्या हुए, आपने एग्जाम्पल्स रट लिए, आपने बेसिक बेसिक थ्योरी पढ़ ली और उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। पर इस बार जो है, इस बार क्या हुआ कि इस बार जो क्वेश्चंस आए थे काफी लेंदी थे। उसमें सब्जेक्ट पहचान पाना, हो सकता है कि 4-5 वर्ड मिला के एक सब्जेक्ट बन रहा हो, करेक्ट? तो ये डिफरेंस था अब की बार की जो एडिक्विटी ने एग्जाम कराया हुआ था। पहले क्या था, पहले मैकेनिकल आते थे, अभी कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। आरसी भी पहले काफी इजी हुआ करती थी, पर अब की बार क्या है, साइकोलॉजिकल एंड ओपिनियन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है उसकी जो मेन थीम है अगर आप नहीं समझ पाए तो बड़ा ही मुश्किल हो जा रहा है आपकी बार के कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाना। अगर आप एरर स्पॉटिंग देखेंगे तो पहले डायरेक्ट होती थी, अभी अब की बार क्या है, बहुत ही छिपी हुई है। आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे है, राइट? और अगर पैराजंबल्स भी देखें तो पैराजंबल्स पहले बहुत ही आसान हुआ करते थे पैराजंबल्स, बट इस बार के अगर आप पैराजंबल्स देखोगे तो सीक्वेंस बना पाना कि बी के बाद सी आएगा या फिर बी के बाद ए आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आया करते थे, राइट? और अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो पहले मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी आया करती थी, बट अब की बार क्या है, डिफिकल्टी लेवल अच्छे अच्छों के हवाइयां निकल गई, अच्छे अच्छों के छक्के छूट गए इंग्लिश के पेपर में, करेक्ट? और प्रिपरेशन स्टाइल देखिए, पहले क्या होता था, अगर आप सिर्फ मगिंग करके, अगर आप सिर्फ रट के चले जाते थे तो हो सकता है कि आप आराम से 47 48 यहां तक कि मतलब पहले 45 प्लस स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान था। बट दिस टाइम अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रट के आपका काम चल जाएगा तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो इस बार आपको नई स्ट्रैटेजी की, एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम जो आप रूल्स को रटते हैं, ठीक है? तो कैसे स्कोर करना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जस्ट गिव मी मिनट, आई हैव लिटिल वाटर। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी, कैसे हम लोग इस बदले हुए पैटर्न में अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें जिसकी मदद से हम लोग मिनिमम 45 मार्क्स तो स्कोर कर सके। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, जो सबसे मेन स्ट्रैटेजी है वो पहली चीज ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होने चाहिए। अब मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस की बात नहीं करूंगा, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो हमारे अलग टीचर डिस्कस करेंगे। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न तो वहां पर मैं आपको गाइड करने के लिए सक्षम हूं। क्यों? क्योंकि आई थिंक आई एम मोर देन कैपेबल टू गाइड यू, राइट? अब इंग्लिश में कैसे आपको अच्छा स्कोर करना है, देखिए, जो सबसे पहली, जो सबसे बड़ी मिस्टेक कोई भी स्टूडेंट करता है वो नंबर ऑफ मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करके बैठे हुए हैं। यूट्यूब खोला, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक है, मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं टीचर को फॉलो करो, मैं ये बोल रहा हूं कि जिस भी टीचर को आप पिक करें, ऑनलाइन वर्ल्ड में पिक करें या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पिक करें, सिर्फ उन्हीं के कंटेंट को आप फॉलो करें। अगर आप मल्टीपल कंटेंट फॉलो करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगी कंफ्यूजन। दिमाग आपका बिल्कुल इधर उधर भ्रमित हो जाएगा और आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए स्कोर कर पाना। तो पहली चीज है, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स, अगर आपने टीचर डिसाइड कर लिया है कि मुझे इन टीचर से पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टीचर से आप पढ़ें। इसके अलावा आपकी जो कंटेंट होनी चाहिए, आपकी जो बुक्स होनी चाहिए, वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आपने सुना कि अब की बार तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे तो आपने ग्रामर की बुक उठाई,
ठीक है, अब ग्रामर की बुक उठाई, अब आप ले आए 8-10 ग्रामर की बुक उठा करके और अब सारी बुक से पढ़ रहे हैं, तो वो दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। और फिर मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पर? मैं आपको बताने के लिए। मैं घंटों मेहनत क्यों करूंगा? मैं घंटों मेहनत इसलिए करूंगा ताकि मैं आपका समय बचा सकूं, ताकि आपको जो इंग्लिश में लगने वाला समय है वो इधर उधर मैथ्स में आप लगा सके, आप रीजनिंग में पढ़ सके, राइट? तो वो चीज मुझ पर छोड़ दीजिए, लीव दैट ऑन मी, आई वुड बी वर्किंग ऑन योर बिहाफ। मैं आपके लिए घंटों मेहनत करके लाऊंगा जिससे कि आपका समय बच सके। अब जैसे आप पीछे आप कोटेशन देखिए, कोटेशन ब्रूसली, ब्रूसली आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे मार्शल आर्ट के फाइटर थे। तो उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। देखिए इसका क्या मतलब है कि ब्रूसली साहब ने ये कहा कि मैं उस आदमी से बिल्कुल नहीं डरता हूं जिसने 10,000 किस्म की किक्स ट्राई की हुई हैं, बट मैं उस आदमी से जरूर डरता हूं जिसने एक किक कम से कम 10,000 बार ट्राई की हुई है। तो मास्टर हो गया, एक ही चीज है, उसने 10,000 बार ट्राई की हुई, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बिल्कुल उसको अंदाजा हो गया। उसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने एक बुक डिसाइड कर ली कि ये मेरी वोकैबुलरी की बुक है, एक बुक आपने डिसाइड कर ली ये आपकी ग्रामर की बुक है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक्स को मल्टीपल बार आप रिवाइज करेंगे। या फिर आपके जो टीचर्स के नोट्स है, मैंने पहले ही बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टीचर पर डिपेंडेंट रहना है। और अगर आपने मान लिया कि दिस इज माई टीचर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, फिर उन्हीं की कंटेंट को आपको बार बार रिवाइज करना है। मल्टीपल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इससे आप सिंपल भ्रमित ही होंगे एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। तो पहला 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 रूल क्या है? लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अपने आप को लिमिटेड रखने हैं, इधर उधर नहीं भागना है। उसके बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज है मास्टर ग्रामर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रामर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर से करीब अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ग्रामर के बिना तो आप भूल ही जाइए कि अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है, आप कोई भी बुक फॉलो करें, आप कोई भी टीचर फॉलो करें, आपको पूरी की पूरी ग्रामर ऐसी रटी हुई होनी चाहिए जैसे आपको अपना नाम रटा हुआ है, जैसे आपको उनका भी नाम रटा हुआ है। नाम याद है कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ग्रामर भी रटी हुई होनी चाहिए। सारे रूल्स आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंडीशनल सेंटेंसेस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तभी आप बोल सकते हो सर मैं मोर देन 45 प्लस डिजर्व करता हूं। 45 प्लस क्या है? आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ में। तो पहला रूल, आपको ग्रामर बिल्कुल मास्टर कर लेनी है। और ग्रामर हम लोग करेंगे कैसे? मैं आपके लिए यूट्यूब पर भी ग्रामर के कुछ सेशंस लेकर के आऊंगा, माय पाठशाला पर मैं आपके लिए कुछ ग्रामर के सेशंस लेकर के आऊंगा जिनकी मदद से आप एक्चुअली में मोर देन 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जैसे कि मैंने भी 47.5 एंड 48 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, मैंने भी मेंस में 135 और 135 स्कोर किए हुए हैं। तो मुझे ये जिम्मेदारी, मैं अगर सब कुछ छोड़ करके माई पाठशाला पर आया हूं, तो इस वर्ष की जिम्मेदारी आप मुझे दे करके देखिए। मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपका ये बार, इस बार का जो सीजीएल का जो अटेम्प्ट है, आई विल मेक श्योर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप मेरे साथ शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, ये आपका आखिरी सीजीएल अटेम्प्ट होगा और आप खुशी खुशी कोई ना कोई पोस्ट जरूर पा पाएंगे। तो नेक्स्ट रूल, मास्टर द ग्रामर। ग्रामर आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेनी है। अगला क्या है? देखिए ग्रामर तो आपने रट ही लिया, ठीक है, ग्रामर के आपको सारे रूल्स पता चल गए। इसके अलावा जो अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज है, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? वो है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल तगड़ी होनी चाहिए। अब वो जमाना गया कि आपने कोई एक नीली पीली किताब रट ली और बस हो गया, आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब वो जमाना गया। वो किसी भी कलर की आप किताबें पढ़िए, वहां से आप वोकैबुलरी नहीं आ रही है आपके पास, करेक्ट? तो हम लोग क्या करेंगे? मैं जो वोकैबुलरी सेशंस लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर, उसमें हम लोग नॉर्मल वोकैबुलरी तो कवर करेंगे ही करेंगे, ये जो नई नई वोकैबुलरी जहां से लेकर के आ रहे हैं वो वोकैब्स भी हम लोग कवर करेंगे, राइट? तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग माय पाठशाला पर वोकैब को कवर करेंगे, ठीक है? और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लीटली ऑन मी। मैं अपनी तरफ से रिसर्च करके आऊंगा, मैं अपनी तरफ से नोट्स बना करके आऊंगा, ताकि जो नया पैटर्न है उस बेस्ड पैटर्न पे आप लोग वोकैब्स को कवर कर सके। चाहे वो बात हो एंटोनिम सिनोनिम्स की, चाहे वो बात हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, चाहे वो बात हो क्लोज टेस्ट की। ये पूरा हार्डवर्क मैं करके आऊंगा आप लोगों के लिए माय पाठशाला चैनल पर।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी बार तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे अच्छों की हवाई होगी। मतलब जो बच्चे थे वो मतलब बोल रहे थे कि सर ये तो कॉम्प्रिहेंशन खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा पैसेज आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा। इसकी भी स्ट्रैटेजी होती है, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप स्किमिंग जो टेक्निक होती है कि आप बिल्कुल उसको, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ, मैं ये मानता हूं कि आपका जो इंग्लिश सेक्शन है वो कम से मिनिमम मैक्सिमम मैं बोलूंगा 8 से 10 मिनट में लग जाना चाहिए। आप 4-5 मिनट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में ले लिया तो गया फिर आपका फ्री। अरे तो मैं जो टेक्निक्स लेकर के आऊंगा मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंशन को मैक्सिमम 2 मिनट में कैसे सॉल्व करना है, सारी के सारे क्वेश्चंस को। राइट। अब यहां पे मैंने डिटेल स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है कि आपको कैसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कवर करना है। जैसे कि आप खुद ही पढ़ सकते हैं, आपको केयरफुली पैसेजेस को पढ़ना है, बट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दिस। राइट, ये आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, इट इज गिवन हियर ऑन द स्क्रीन ओनली। पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो नई वोकैबुलरी लेकर के आ जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन में, उनको कैसे करना है। अब की बार क्या हो रहा है कि फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन को दी गई डेटा से। अब जिसकी वजह से बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, बट आप वो जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ले, आप कोई भी टीचर की कंटेंट फॉलो कर ले, आपके सामने स्वयं ईश्वर भी उतर के आ जाए कि आपको ये बोले कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है, पर अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, तो भूल जाइए। आप भूल जाइए कि इस बार आपका एसएससी सीजीएल क्लियर होगा। इस बार क्यों, आप ये भूल जाइए कि आपका कभी भी एसएससी का एग्जाम क्लियर होगा। तो जो पहली चीज है वो ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा अपने लिए। ठीक है, आपको टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। बिना टाइम टेबल के तो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। और अगर आपने टाइम टेबल बना लिया कि मेरे को इंग्लिश जो है मिनिमम डेली, इंग्लिश मिनिमम मुझे 3 घंटे अगर पढ़नी है, 3 आवर्स आई हैव टू गिव टू इंग्लिश, अगर मुझे मिनिमम 3 घंटे डेली इंग्लिश पढ़नी है, तो कुछ भी हो जाए मैं 3 घंटे डेली इंग्लिश पढ़ूंगा। लेट मी चेंज द कलर। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कलर है रेड कलर डज नॉट लुक रियली गुड, मैं इसको हटाऊंगा। मैंने क्या बोला कि अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल में आपने डिसाइड किया है कि मेरे को इंग्लिश 3 घंटे पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 3 से 4 घंटे अभी इंग्लिश में देने पड़ेंगे। राइट, तो लेट्स से आपने बना लिया कि मेरे को 3 घंटे इंग्लिश में पढ़ना है। करेक्ट। अब इसमें मैं 1 घंटा ग्रामर करूंगा, इसमें फिर मैं 1 घंटा जो वोकैब्स वगैरह को दूंगा, फिर उसमें से 1 घंटा जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको दूंगा, या फिर आरसी बेस्ड क्वेश्चंस को करूंगा। तो अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को 3 घंटे डेली इंग्लिश पढ़ना है, तो पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। करेक्ट, ये चीज आपको फॉलो करनी है। और आपने अगर ये भी डिसाइड किया हुआ है कि आप कब पढ़ेंगे, लेट्स से अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, लेट्स से यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, आपने डिसाइड कर लिया है कि सर मैं 8 बजे से 10 बजे तक या फिर 8 बजे से 11 बजे तक इंग्लिश पढ़ूंगा, तो आपको एवरी डे यू हैव टू इंश्योर कि 8 बजे से 11 बजे तक आप इंग्लिश पढ़ें। या फिर अगर आपने शाम का टाइम डिसाइड किया हुआ है, तो आप रिलीजियसली हर दिन प्रतिदिन आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। और जो चीज है वो ये है कि आपको कब तक करना है, आपको ये कब तक करना है, आप मुझे खुद बताइए। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बस। अगर 8 महीने आपने मेहनत कर ली, तो फिर आपके आने वाले वर्षों, आपके आने वाले कम से कम अगले 35 से 40 साल आराम से गुजरने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीने डिसिप्लिन से अगर आपने गुजार लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके आने वाले 40 वर्ष कंफर्टेबली गुजरेंगे, ना सिर्फ आपके बल्कि आपकी फैमिली के लिए, बल्कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी। तो अनुशासन बहुत जरूरी है, बिना अनुशासन के तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग ने बहुत स्ट्रैटेजी बनाई, हम लोगों ने डिसिप्लिन भी फॉलो किया, हमने सारे रिविजन्स भी किए, हमने सारे नोट्स भी चार्ट डाले, पर जब एग्जामिनेशन हॉल्स के बाहर आते हैं तो बच्चे का रिजल्ट जो होता है ढाक के 3 पात, कुछ मतलब ही नहीं, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? और वो रिजल्ट क्यों नहीं आता है? वो रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं आता है
क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, मैं नोट्स बना रहा हूं और मैं रिवीजन भी करता हूं, बट मैं मॉक टेस्ट तो दे ही नहीं रहा हूं। जब यार आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा आपकी वीक एरियाज क्या है। आप कैसे अपने वीक एरियाज पे काम कर पाओगे अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे? आपको खुद समझना पड़ेगा, राइट। तो जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप मॉक टेस्ट देना ना भूलें। आप मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद आपके जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं, आप मॉक टेस्ट देंगे तो सिर्फ इंग्लिश नहीं देंगे, आप वहां पर मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीएस के भी और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देंगे, राइट। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब आपको यह पता चलेगा कि आपको पहले कौन से सेक्शन करने हैं, करेक्ट। आपको पहले मैथ्स उठानी है, आपको पहले रीजनिंग उठानी है, आपको पहले इंग्लिश उठानी है, आपको पहले जीएस उठानी है। जैसे मैं हूं तो मैं क्या करता था कि मुझे पता था कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश है, तो मैं 5-6 मिनट में इंग्लिश करके आगे बढ़ जाता था, और जीएस में मैं मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लेता था, दैट्स ऑल। क्योंकि जीएस में या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है, या फिर जहां कहीं आपको गेस करना है तो आप गेस करके आगे बढ़ गए। तो मैं मैक्सिमम 7 मिनट में इंग्लिश और जीएस खत्म कर देता था, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ समय है मैं वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को देता था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप मॉक दोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी अपनी खुद की इंडिविजुअल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये इंपॉर्टेंस होता है मॉक टेस्ट देने का। आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे कहां कहां आपने मिस्टेक की है, करेक्ट। और अगर आप मैक्सिमम हो सकेगा, जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया है सेम डे आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। अगर सेम डे नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट डे आप जरूर कोशिश करो कि आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, मैं समराइज करना चाहूंगा। हमने ये डिस्कस किया, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहली चीज, आज हमने एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा। आज हमने ये भी देखा कि कैसे टीसीएस की तुलना में जो अभी जो नया पैटर्न आने वाला है, आया हुआ है, उसमें क्या डिफरेंस रहा है। हमने ये भी सीखा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। हमने ये भी जाना कि जो भी पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग रिलीजियसली फॉलो करें, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं एक बार आपसे ये कहूंगा, एक बार को आप 1-2 क्लासेस मिस कर लेना, एक बार को आप थोड़ा पढ़ाई कम कर लेना, पर मॉक टेस्ट देना बिल्कुल भी मत भूलना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है किसी भी स्टूडेंट की जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बच्चा करता है इस तैयारी के दौरान। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपके अंदर ही पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आप खुद ही कंफ्यूज है कि मेरा इस साल एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉजिटिविटी। आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, इफ यू आर नॉट पॉजिटिव, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो जो नेक्स्ट चीज है, बल्कि नेक्स्ट नहीं, मैं बोलूंगा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपका पॉजिटिव रहना। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। पॉजिटिव रहें। आपके आसपास के लोग ही हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करें, उसमें भी आपको अपना मोमेंटम बना के रखना है। आपका जो सबसे प्यारा दोस्त है, अगर आपके जो माता पिता हैं, आप उनसे बातचीत करो, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप मेरे साथ शेयर करो, राइट। आई वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट, डू नॉट वरी। हमारी पूरी माई पाठशाला की टीम है, वो आपके साथ खड़ी रहेगी। दैट वुड इंश्योर कि आपका इस बार का जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है 2026 में, वो आप जरूर क्लियर करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। आपको पता ही होगा मैं YouTube पर वोकैबुलरी सीरीज चला रहा हूं, और ये वोकैब सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड है। तो मेक श्योर करें कि आप इस वोकैबुलरी सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा मैं बहुत ही जल्दी ग्रामर के रूल्स भी लेकर के आने वाला हूं, एंड यू हैव टू इंश्योर कि आप वो क्लासेस भी अटेंड करें, राइट। तो अभी और कुछ बचा है क्या? मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। अब आपको क्या करना है? जो मैंने बातें आपको बताई हुई हैं वो फॉलो करना है। अगर आपने ये चीजें नहीं फॉलो की तो वेल, दैट रिजल्ट इज ऑन यू ओनली, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत के साथ मैंने एनालिसिस किया हुआ है और आपके लिए ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, अगर आप इसको फॉलो कर रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं
रोक सकता है। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।